Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in practical class of fundamentals of microbiology. I am your teacher Dr. Sabba Sana और आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ्लैजेलर स्टेनिंग एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द बैक्टीरियल मोटिलिटी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। तो मैं ये जो चैट बॉक्स है इसको बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। तो आज हमने फ्लैजेलर स्टेनिंग टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन जो है फ्लैजेलर स्टेनिंग, एक तो ये टेक्निक डिस्कस करनी है और दूसरा हमने टेस्ट डिस्कस करने हैं जो कि मोटिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाउ टू डिटेक्ट बैक्टीरियल मोटिलिटी। तो मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, उनको कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो हम ये पढ़ेंगे आज। ठीक है, फ्लैजेलर स्टेनिंग एंड मोटिलिटी टेस्टिंग। जी, रिदा, बतूल और फातिमा नवाज, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप दोनों को कि आप बहुत डेस्परेट हैं क्लास के लिए। ये आपका इंटरेस्ट है कि माइक्रोबायोलॉजी में, कि आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास में से तो पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल बहुत कम स्टूडेंट्स थे। रिदा, वेलकम 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 बोथ ऑफ यू। चलें जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्पेशल स्टेनिंग में से दो टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी। एक स्पोर स्टेनिंग थी और दूसरी जो थी वो कैप्सूलर स्टेनिंग थी। क्योंकि स्पोर और कैप्सूल जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। इसी तरह से कैप्सूल भी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होता। स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेशल स्टेनिंग होती है। इसी तरह की एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में या मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। फ्लैजेला सिंगुलर जो है वो फ्लैजेलम है। तो फ्लैजेलम है जो वो बैक्टीरियल सेल को मूव करने में हेल्प आउट करता है। तो ये मोटिलिटी का एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि मोटिलिटी में हेल्प आउट करती है, बैक्टीरिया को मोटाइल बना देती है। अब फ्लैजेला जो है जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता उनको हम एट्राइकस कहते हैं, जिनके पास होता है फिर इसकी पोजीशन और नंबर डिफरेंट होता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला की बेस पे और फिर फर्दर अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसकी बेस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। तो इसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन क्लासेस में कैटेगराइज करना हो तो हमें फ्लैजेला को देखना पड़ेगा। लेकिन फ्लैजेला जो है वो बहुत थिन स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल टू सेल वॉल है। फ्लैजेला एक्सटर्नल टू सेल वॉल होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि तमाम बैक्टीरिया के पास नहीं होती। जिनके पास होती है उसमें ये एक्सटर्नल टू सेल वॉल होता है। थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और थिन इसलिए कहा है कि इसका जो डायमीटर है वो नैनोमीटर में होता है। ये जो आम माइक्रोस्कोप है, बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें हमें नज़र नहीं आता क्योंकि बैक्टीरियल सेल का जो साइज़ है वो माइक्रोन मीटर में होता है। वायरसेस का जो साइज़ है वो नैनोमीटर में होता है और वो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आते। उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करना पड़ती है, जिसकी रेजोल्यूशन या मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा होती है। तो फ्लैजेला को जब हमने, फ्लैजेला का साइज भी नैनोमीटर में है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता। इसको नज़र आने के लिए इसका साइज इंक्रीज करवाना पड़ता है, जिसके लिए फ्लैजेला को एक ख़ास तरह की स्टेन से स्टेन करना पड़ता है, जो कि स्पेशल स्टेनिंग की एक टेक्निक है। तो फ्लैजेला क्या है?
एक्सटर्नल टू सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी में हेल्प आउट करता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत थिन होती है, इसका जो डायमीटर, इसकी जो थिकनेस है वो नैनोमीटर में होती है और बहुत फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी भी ब्रॉथ कल्चर को जिसमें मोटाइल बैक्टीरिया हो, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला हो, बहुत विगोरसली उसको शेक करेंगे तो उसका फ्लैजेला जो है वो टूट फूट जाएगा। फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन इन नेचर होती है। फ्लैजेला के अंदर एक ही तरह की प्रोटीन होती है, फ्लैजिलिन। इसकी आपने पढ़ा होगा कि फ्लैजेला के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक इसकी बेस होती है, हुक होती है और फिर बाद में इसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, शाफ्ट होती है इसकी। तो जो शाफ्ट है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसकी डिटेक्शन करते हैं जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। तो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, अगर हम इसको हीट देंगे तो ये डीनेचर हो जाती है, फ्लैजेला लॉस हो जाता है हीट से। और इसको बहुत ज़्यादा विगोरसली ट्रीट नहीं करना, और इसको ऐसी स्टेन से स्टेन करना है जो कि ना सिर्फ इसको कलर इम्पार्ट करे बल्कि इसकी थिकनेस को भी बढ़ा के माइक्रोन मीटर तक ले जाए। ऐसी थिकनेस को इंक्रीज करना है, एक्चुअली थिकनेस उतनी ही रहेगी लेकिन हमने इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स की कोटिंग करवानी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की कोटिंग करवा के उसके ऊपर स्टेन डालना है। जैसे हम सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लें, जिन लोगों को सर्दी लगती है मेरे जैसे, कि 2-3 जर्सियाँ पहन लें नीचे से, 2-3 ऊपर से, फिर कोट भी पहन लें, तो आपकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, आप मोटे लगना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली मोटे होते नहीं हैं लेकिन वो चीज़ें ओढ़ने की वजह से आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही केस हम फ्लैजेला के केस में करते हैं, फ्लैजेला स्टेनिंग में, क्योंकि थिन स्ट्रक्चर है, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती। तो इसको देखने के लिए हम ऐसी स्टेनिंग यूज़ करते हैं जो ना सिर्फ फ्लैजेला को स्टेन करे बल्कि उसकी थिकनेस को भी इंक्रीज कर दे, उसकी थिकनेस को भी इंक्रीज कर दें। तो फ्लैजेलर स्टेनिंग में यही कुछ होता है। फ्लैजेलर स्टेनिंग क्या है? एक टाइप की स्पेशल स्टेन है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है जो कि फ्लैजेला की प्रेजेंस या एब्सेंस को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर प्रेजेंट है तो फिर देखते हैं कि वो मोनोट्राइकस है, वो लोफोट्राइकस है, वो एम्फीट्राइकस है या फिर वो पेरीट्राइकस है, क्योंकि डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट ट्राइकस के फ्लैजेला रखते हैं अगर उनके पास फ्लैजेला हो। तो एक तो अगर ये देखना हो कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं, एक तो डायरेक्ट अप्रोच है कि हम स्पेशल स्टेनिंग कर लें, डायरेक्ट फ्लैजेला को ही देख लें। अगर फ्लैजेला है तो इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया मोटाइल है। फ्लैजेला है तो कौन सा है, उसकी बेस पे फिर हम क्लासीफाई करेंगे कि किस क्लास में इसको, फ्लैजेला की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है किस में इसको प्लेस करना है। जैसे अगर किसी बैक्टीरिया के पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हों ग्राम स्टेनिंग में, और जब हम उसकी फ्लैजेलर स्टेनिंग करें तो पेरीट्राइकस हो, तो पेरीट्राइकस में हमारे जहन में जो पहला ग्रुप आएगा वो इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली है। इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली, बैक्टीरियसी फैमिली जिसमें इकोलाई है, साल्मोनेला है, प्रोटियस है, क्लेब्सिएला है। इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स मोटाइल होते हैं और उनके पास पेरीट्राइकस फ्लैजेला होता है, पूरे का पूरा सेल जो है वो कवर होता है। तो ये फ्लैजेलर स्टेनिंग करनी कैसे है? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास फ्रेश कल्चर होना चाहिए। फ्रेश कल्चर यानी कि लॉग फेस में, ओल्ड कल्चर हो चाहे आपके पास नया कल्चर हो, कैप्सुलर स्टेनिंग की तरह नहीं, जस्ट 24 आवर्स ओल्ड कल्चर होना चाहिए, जिसको हम फ्रेश कल्चर कहते हैं। मतलब आज अगर आपने फ्लैजेलर स्टेनिंग करनी है तो कल, गुजरे हुए कल में आप अपने कल्चर को नए मीडिया के ऊपर लगाते जाएंगे, चाहे ब्रॉथ में चाहे एगर में, प्रेफरेबली ब्रॉथ में लगाते हैं, क्योंकि ब्रॉथ के अंदर आपको न्यूट्रिशन जो है वो यूनिफॉर्म अवेलेबल होती है और उसमें फ्लैजेला जो है उसके प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेश कल्चर आपके पास होना चाहिए, प्रेफरेबली ब्रॉथ कल्चर। तो फ्रेश कल्चर होगा। नंबर 2, इसमें आपने स्टेनिंग प्रोसीजर में, पूरे स्टेनिंग प्रोसीजर में आपने हीट इस्तेमाल नहीं करनी, आपने हीट इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हीट जो है वो प्रोटीन, जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है उसको डीनेचर कर देगी। तो अगर आपका फ्लैजेला है भी तो फ्लैजेला जो है वो डीनेचरेशन की वजह से लॉस हो जाएगा और ट्राइकस बैक्टीरिया भी आपको ए ट्राइकस नज़र आएगा, इसलिए आपने पूरे प्रोसीजर में हीट इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 3 क्या है कि आपने इसमें सेल सस्पेंशन बनाना है, सेल सस्पेंशन बनाना है और उसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए प्लेस करना है, रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब प्लेस करना है, अनडिस्टर्ब।
ये इसलिए है कि नॉर्मली जो फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो तो वो सेल के इर्द गिर्द फोल्डेड फॉर्म में होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ लोग जो हैं, अगर आपने लॉन में पानी डाला हो तो पाइप इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो एक बकेट भी होती है, उससे भी डाल लेते हैं, गमलों के अंदर पानी डालना, लेकिन पाइप भी होते हैं बड़े बड़े जो कि पानी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पाइप को जब हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं उसके बाद उसको रखते हैं, उसमें से पानी निकाल के उसको फोल्ड कर लेते हैं, एक रिंग की फॉर्म में उसको फोल्ड कर लेके साइड पे रख देते हैं। तो नॉर्मली जो फ्लैजेला सेल्स के पास होता है, अगर बैक्टीरियल सेल्स ग्रो किए हुए हैं और हमारे पास कल्चर हो तो फ्लैजेला जो है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है अराउंड द सेल, यानी कि फ्लैजेला का जो पूरा थिन स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होके सेल के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बालों में कर्ल डाल लेते हैं कि कर्ल करके उनका साइज छोटा हो जाता है। तो आप ऐसा समझें कि बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला होता है उन्होंने कर्ल डाल के अपने आप को सेल के इर्द गिर्द ही रखा होता है, तो फोल्डेड फॉर्म में होता है। जब हम सेल सस्पेंशन बनाते हैं तो सस्पेंशन में या ब्रॉथ में मूवमेंट की वजह से फ्लैजेला जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने फ्लैजेलर स्टेनिंग करते हुए करना है वो यही है कि आपने फ्लैजेला जो है उसकी एक्सटेंशन करवानी है, एक्सटेंशन ऑफ फ्लैजेला। इसके लिए आपने इसके लिए आपने या तो ब्रॉथ कल्चर के अंदर उसको ग्रो करवाना है या फिर आपने कॉलोनी को नॉर्मल सलाइन के अंदर सस्पेंड करके थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देना। दूसरे लफ्जों में इसको आपने लिक्विड इन्वायरमेंट देनी है ताकि उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो और उस मूवमेंट के लिए वो अपने फ्लैजेला को ओपन करे। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके पास कल्चर फ्रेश होना चाहिए, प्रेफरेबली ब्रॉथ कल्चर, और अगर ब्रॉथ कल्चर नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन के अंदर कॉलोनी सस्पेंड करेंगे और बड़ा जेंटली कॉलोनी को हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा विगोरसली आपने कॉलोनी को सलाइन के अंदर सस्पेंड नहीं करना, ठीक है, और बहुत जेंटली आपने पूरा प्रोसेस करना है और पूरे प्रोसेस में फ्लैजेला स्टेनिंग में आपने हीट इस्तेमाल नहीं करनी। रीजंस क्या हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं कि फ्लैजेला जो है वो फ्रेजाइल होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमने ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको ज़हन में रखना है। अब फ्लैजेला स्टेनिंग करनी कैसे? फ्लैजेला स्टेनिंग के लिए आपके पास या तो फ्रेश ब्रॉथ कल्चर होगा या फिर आपने सस्पेंशन, सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करना है। कहाँ से प्रिपेयर करना है? फ्रॉम कॉलोनी ऑन एगर। आपने एगर में से कॉलोनी उठानी है और उसको नॉर्मल सलाइन में सस्पेंड करके रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए प्लेस कर देना है। अगर आपके पास ब्रॉथ कल्चर है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपने स्मीयर बनाना है, स्मीयर फॉर्मेशन। स्मीयर फॉर्मेशन इसमें आपने बहुत जेंटल वे में करनी है। इसमें स्मीयर आपने ऐसे करनी है जैसे आंखों से आंसू बहते हैं, जैसे टीयर फॉर्मेशन होती है, जैसे टीयर ड्रॉल हो रहे होते हैं, आंखों से आंसू जब बह रहे होते हैं, जब आपको रोना आ रहा है, तो आपने वैसे स्मीयर बनाना है। स्मीयर बनाने के लिए क्या करेंगे कि स्लाइड को उठाएंगे, उसको अच्छी तरह डीवैक्स करेंगे फ्लेम के ऊपर से, या आप एथेनॉल को यूज़ करके उसको डीवैक्स कर लेंगे। वैक्स नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे डीवैक्स करते हैं? फिजिकल मेथड से, ये स्लाइड को फ्लेम के ऊपर से पास कर लेते हैं, स्लाइड डीवैक्स होगी। उसके बाद आपने स्लाइड को एक कॉर्नर से लेंथ वाइज हाथ में पकड़ना है और उसको थोड़ा सा इरेक्ट एक एंगुलर पोजीशन पे, एंगल अप्रोक्सीमेटली 170 के करीब होना चाहिए, यानी कि आपकी जो स्लाइड है वो तकरीबन इरेक्ट ही होगी, थोड़ा सा उसको बेंड कर देना। वन आपकी जो शेल्फ है, आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे आपने स्लाइड खड़ा की है, वहाँ से एंगल जो होना चाहिए वो तकरीबन 170 का होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आपने अपनी स्लाइड को बिल्कुल सीधा खड़ा कर लेना। फिर आपने ड्रॉपर की हेल्प से या लूप की हेल्प से, एक लूप फुल या ड्रॉपर की हेल्प से आपने सेल सस्पेंशन या ब्रॉथ कल्चर लेना है और स्लाइड के बिल्कुल अपर साइड पे जहाँ पे आपने उसको खड़ा किया डाल देना है, और या फिर आपने स्लाइड को सीधा रखना है, बिल्कुल एक कॉर्नर पे ड्रॉप डाल के स्लाइड को सीधा खड़ा कर देना है। ड्रॉप पहले भी डाल सकते हैं, ड्रॉप बाद में भी डाल सकते हैं। जब आप स्लाइड को सीधा करेंगे ड्रॉप डाल के, तो क्या करेगा कि ड्रॉप ज़ाहिर है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। आपने ड्रॉप को मूव करवाने के लिए कुछ नहीं करना, आपने ड्रॉप को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे की तरफ मूव करने देना। इस मूवमेंट में क्या होगा कि अगर फ्लैजेला खुला नहीं है तो वो नीचे को मूव करते हुए जब ऑर्गेनिज्म पानी के कतरे के साथ जाएंगे तो वो फ्लैजेला की एक्सटेंशन के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। जब ड्रॉप ऊपर वाले कॉर्नर से स्लाइड के नीचे वाले कॉर्नर तक आ जाए
तो देन आपने इस स्लाइड को रख देना है रूम टेम्परेचर पे, या दूसरे लफ्जों में आपने इसको एयर ड्राई करना है। स्मीयर फॉर्मेशन के बाद आपने जस्ट इसको एयर ड्राई करना है, हीट इस्तेमाल नहीं करनी। स्मीयर आपने ऐसे ही बनाना है जैसे आंखों से आंसू बहते हैं। उसके लिए आपने स्लाइड को डीवेक्स करके उसके एक कॉर्नर पे ड्रॉप रख देना है, या तो ब्रॉथ कल्चर का या फिर सेल सस्पेंशन का। देन आपने स्लाइड को सीधा खड़ा कर देना है, इस तरह से ड्रॉप जो है वो ऊपर हो। अब ड्रॉप ऊपर है तो स्लाइड सीधी खड़ी करेंगे तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब ड्रॉप स्लाइड के नीचे वाले पोर्शन पे पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि आपका स्मीयर बन गया। उसके बाद आपने इसको एयर ड्राई कर लेना है। एयर ड्राई करने के बाद आपने इसके ऊपर स्टेन डाल देना है, हीट फिक्स नहीं करना। आपने स्टेनिंग रैक के ऊपर स्लाइड करनी है और इसके ऊपर एक स्पेशल स्टेन डालना है जिसको बोलते हैं लीप्सन स्टेन। लीप्सन स्टेन डाल देना। लीप्सन स्टेन क्या करेगा, ये फ्लैजेला के इर्द गिर्द एक मॉलिक्यूल, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अपने कंपोनेंट को फ्लैजेला के इर्द गिर्द इकट्ठा करेगा और कलर इम्पार्ट कर देगा। रेड कलर का ये स्टेन होता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टेन के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो इसमें बेसिक फुक्सन होगी जो कि रेड कलर की स्टेन है, बेसिक फुक्सन। दूसरा इसके अंदर सोडियम क्लोराइड साल्ट होगा जो कि बेसिकली स्टेन की फ्लैजेला के ऊपर प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज करता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई ना कोई कपलिंग एजेंट होगा। कपलिंग एजेंट ये एक खास तनासुब से सोल्यूशन बना के उनको मिक्स किया जाता है ये स्टेन प्रिपेयर करने के लिए। कपलिंग एजेंट क्या है, टैनिक एसिड भी हो सकता है या क्रोमियम क्लोराइड भी हो सकता है, और प्रेफरेबली जो ज़्यादातर पेपर्स में है फ्लैजेला स्टेनिंग, जो लीप्सन स्टेन है उसके अंदर टैनिक एसिड होता है। अब टैनिक एसिड बेसिकली वो कंपोनेंट है जो कि फ्लैजेला की थिकनेस को इंक्रीज करता है। जब आप स्टेन डाल देंगे स्मीयर के ऊपर, जस्ट आपने करना क्या है कि स्टेन डाल देना है और 10 से 15 मिनट 10 to 15 मिनट जो है वो आपने एक्सपोजर टाइम देना है स्टेन को स्मीयर के साथ। स्टेन डालने के बाद करता क्या है स्टेन, मैं आपको बताती हूँ। 10 से 15 मिनट आपने ये स्टेन डाला, उसके बाद आपने इसको रिंस कर देना है। 5th स्टेप क्या है कि आपने स्लाइड को रिंस कर लेना है, क्योंकि स्टेन ने जो काम करना था वो कर लिया। रिंस करने के लिए आप वाटर इस्तेमाल करेंगे और बड़ा ही जेंटल इसको रिंस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर के साथ पानी नहीं डाला, जेंटली इसको रिंस करेंगे ताकि एक्सेसिव स्टेन जो है वो ऑफ हो जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू डालेंगे काउंटर स्टेन के तौर पे। मिथाइलिन ब्लू ये 1% सोल्यूशन है और मिथाइलिन ब्लू को 1 से 2 मिनट्स चाहिए होते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया। स्मीयर कोट स्मीयर बनाएंगे, उसके ऊपर आप लिप्सन स्टेन डालेंगे फॉर 15 मिनट्स, फॉर मैक्सिमम 15 मिनट्स। उसके बाद आप उसको रिंस करेंगे और देन उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू डालेंगे और अगेन उसको रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद आप इसको एयर ड्राई करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। इसमें आपको सेल जो हैं वो ब्लू कलर के नजर आएंगे या ब्लैक ब्लू कलर के नजर आएंगे, क्योंकि 2 तरह की स्टेन्स थी, बेसिक फुक्सन और मिथाइलिन ब्लू। ये दोनों रिएक्ट करके एक ब्लैक ब्लू यानी कि डार्क ब्लू, इतना डार्क ब्लू कि हमें लगेगा काला ही है। सेल जो है वो हमें डार्क ब्लू कलर के नजर आएंगे। और जो रेड कलर का फ्लैजेला है, फ्लैजेला रेड कलर में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये हमें रेड कलर का नजर आएगा। अगर आप फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करें तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस नजर आते हैं, तो उसमें आपको सेल और उसके इर्द गिर्द एक हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो ब्लैक कलर की नजर आएगी और पेरिफेरी आपकी व्हाइट होगी। तो उसमें डिफरेंट तरह की ऑब्जर्वेशन हैं। ये जो पिक्चर मैंने लगाई हुई है ये बेसिकली फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की है, उसमें इस स्ट्रक्चर के नजर आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो रूटीन में हमारी लैब्स में है, उसमें फ्लैजेला की नजर आने के चांसेस कम है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट है। आपने माइक्रोस्कोप में पढ़ा होगा कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पे कि कोई स्ट्रक्चर कितना थिन है या थिक है उसकी बेस पे करती है। लेकिन इस केस में हमें क्या है, फ्लैजेला जो है वो स्टेन्ड नजर आएगा रेड कलर का, और जो सेल्स हैं वो हमें डार्क ब्लू कलर के नजर आएंगे। और अगर सेल डार्क ब्लू कलर का है और उसके साथ आपको एक अपेंडेज नजर आ रहा है, एक ही साइड पे है अपेंडेज नजर आ रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, अब थोड़ी सी थिक हो गई है क्योंकि हमने स्टेन कर लिया, तो इसका मतलब है कि उसके पास मोनोट्राइकस फ्लैजेला है। अगर पेरिट्राइकस है तो आपको सेल की हर तरफ पे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है अपेंडेजेस जो है वो नजर आएंगे। तो इस तरह से आप फ्लैजेला स्टेनिंग से देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, हुआ क्या है, जब आपने स्मीयर के ऊपर जिसमें बेसिकली बैक्टीरियल सेल्स से लीप्सन स्टेन डाला है
तो लीप्सन स्टेन के अंदर मैंने बताया था कि 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो कपलिंग एजेंट, सोडियम क्लोराइड और स्टेन, जो कि रेड कलर के हैं। अब इसने किया क्या है, इसमें जो कपलिंग एजेंट टैनिक एसिड था वो फ्लैजेला के ऊपर जाके बाइंड कर गया। फ्लैजेलिन प्रोटीन है, तो टैनिक एसिड प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा, और वो बिल्कुल प्योर प्रोटीन है, सिंगल जो प्रोटीन है उसमें कोई और मॉलिक्यूल जो है वो शामिल नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन या पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, बिल्कुल प्योर फ्लैजेलिन प्रोटीन है। तो टैनिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो फ्लैजेला के इर्द गिर्द जाके बाइंड कर देंगे, क्योंकि ये जो टैनिक एसिड है, ये जो कपलिंग एजेंट्स होते हैं, ये प्रोटीन के साथ इनकी एफिनिटी होती है, ये वहां पे जाके बाइंड कर देंगे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, तो फ्लैजेला की थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे। और जब टैनिक एसिड बाइंड हो गए उसके बाद सोडियम क्लोराइड की हेल्प से, ये जो बेसिक फ्रिक्शन है, सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिक फ्रिक्शन को फ्लैजेला के ऊपर प्रेसिपिटेट करवाएगा। सोडियम क्लोराइड स्टेन के मॉलिक्यूल्स को फ्लैजेला के ऊपर प्रेसिपिटेट करवाने में हेल्प आउट करेगा, तो फ्लैजेला जो है वो बड़ा भी हो जाएगा और रेड कलर भी टेकअप कर लेगा, सेल भी रेड कलर टेकअप करेगा। और जब हम ब्लू कलर डालेंगे तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लू कलर के वो भी सेल्स के अंदर जाएंगे, एक रिएक्शन होगा तो डार्क ब्लू कलर का सेल जो है वो नजर आएगा। लेकिन बेसिक इसमें काम क्या है कि हमने फ्लैजेला को देखना है, तो फ्लैजेला को देखने में टैनिक एसिड फ्लैजेला की थिकनेस को इंक्रीज करता है, यानी कि टैनिक एसिड बेसिकली मॉर्डेंट के तौर पे काम करता है। जो टैनिक एसिड है वो क्या काम कर रहा है, इसमें मॉर्डेंट के तौर पे काम कर रहा है, उसने फ्लैजेला की थिकनेस को इंक्रीज करवा दिया, और जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड और बेसिक फ्रिक्शन जो है वो फ्लैजेला के ऊपर प्रेसिपिटेट कर गए। थिकनेस इंक्रीज होने की वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फ्लैजेला हमें नजर आना शुरू कर हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी थिकनेस नैनोमीटर से बढ़ गई है। तो फ्लैजेलर स्टेनिंग एक ऐसी स्टेनिंग है जिसमें हम फ्लैजेला की थिकनेस को आर्टिफिशियली इंक्रीज करवा के, उसको स्टेन करवा के माइक्रोस्कोप में उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को और फिर टाइप ऑफ फ्लैजेला जो है उसको देख सकते हैं। तो ये फ्लैजेलर स्टेनिंग थी। फ्लैजेलर स्टेनिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट मेथड है फॉर मोटिलिटी टेस्टिंग, डायरेक्ट मेथड फॉर मोटिलिटी टेस्टिंग, कि हम डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर को ही देख रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी है। फ्लैजेला की वजह से तो हमने फ्लैजेला को ही देख लिया। अब दूसरा क्या है कि हम इनडायरेक्ट मेथड से देख सकते हैं। फ्लैजेलर स्टेनिंग स्पेशल स्टेनिंग की एक टेक्निक थी जो कि फ्लैजेला को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोटिलिटी टेस्टिंग का एक डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि हमने डायरेक्ट फ्लैजेला को देख लिया। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं जिनसे हम फ्लैजेला की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली फ्लैजेला को ना देखें, उसकी वजह से जो एक्टिविटी हो रही है उसको देख लें। जैसे ईद का चांद देखने के लिए शहादतें मसूल की जाती हैं, कि आप डायरेक्ट चांद को ना देखें, कोई आपको शहादत दे दे कि मैंने ये देखा है, तो इसकी वजह से ये एक्टिविटी हुई है वो आपको आके बता दे, तो इनडायरेक्ट आप तक बात पहुंच जाए तो हम ईद बना लें। तो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज क्या है कि बैक्टीरिया आपको कहीं जगह पे मूव करता हुआ नजर आए। जैसे पिछले दिनों फेसबुक पे ही था कि एक आदमी जो था वो एक रेड़ी पे बैठा था, वो कह रहा था कि मेरी टांगे जो है वो काम नहीं करती, भीख मांग रहा था। तो एक पुलिस वाला आया, उसने उसको उठाया तो वो बाकायदा खड़ा हो गया, तो खड़ा होकर चलना शुरू हो गया। तो चलने शुरू होने से क्या मुराद है कि उसकी टांगे ठीक हैं। तो इनडायरेक्टली क्या था कि उसकी टांगे ठीक है, और वो पता कैसे चला, उसके चलने से। तो इनडायरेक्ट हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं किसी जगह पे हमें बैक्टीरिया दौड़ता भागता नजर आए, कोई ऐसी चीज, ऐसा टेस्ट हम परफॉर्म करें कि उसमें हम देख लें कि बैक्टीरिया भाग रहा है, उसके इर्द गिर्द फ्लैजेला हमें नजर ना आए क्योंकि वो थिन है, हम स्पेशल स्टेन नहीं कर रहे, फ्लैजेला नजर ना आए क्योंकि थिन है वो, लेकिन मोटिलिटी नजर आए। अगर उसमें मोटिलिटी होगी तो वो डेफिनेटली फ्लैजेला की वजह से होगी। तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, जिसमें से जो एक मेथड है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, टैबिंग एक टेक्निक है जो कि इनडायरेक्ट मेथड है मोटिलिटी टेस्टिंग का। और इसके अलावा हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, तो ये दो मेथड्स हमने डिस्कस करने आज की क्लास में भी। ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कि हम बता सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है या नहीं। अलबत्ता इन दोनों मेथड्स में हम ये नहीं बता सकते, हम ये नहीं बता सकते कि उसके पास मोनोट्राइकस फ्लैजेला है, पेरिट्राइकस है, लोफोट्राइकस है या एम्फीट्राइकस है। सिर्फ ये बता सकते हैं कि फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन जब हम फ्लैजेलर स्टेनिंग पढ़ेंगे तो करेंगे तो उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि फ्लैजेला है या नहीं, और ये भी बता सकते हैं कि किस टाइप का फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट है, आया मोनोट्राइकस है, पेरिट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है या लोफोट्राइकस है।
लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो सिर्फ ये बताएंगे कि फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि हम फ्लैजेला को तो देख ही नहीं, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं। तो वो दो मेथड्स हैं, एक तो स्टैबिंग है और दूसरा हैंगिंग ड्रॉप मेथड है। तो पहले हम स्टैबिंग को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो स्टैबिंग के लिए हम डीप एगर यूज करते हैं, डीप एगर, या दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं कि सेमी सॉलिड मीडियम इन टेस्ट ट्यूब। सेमी सॉलिड मीडियम इन टेस्ट ट्यूब जब आप बनाते हैं तो वो ट्यूब के अंदर एक ही लेवल पे रहते हैं, यानी कि आधी ट्यूब फिल होती है और आधी जो है वो खाली होती है। और लेकिन जिस मीडिया ने आधी ट्यूब को फिल किया होता है वो भी जेली लाइक होता है, क्योंकि उसके अंदर एगर एगर की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 1% होती है। एगर एगर कंप्लीटली किस परसेंटेज पे सॉलिडिफाई करता है, 1.5% मिनिमम हो तो, मिनिमम 1.5%, मैक्सिमम 3% डालते हैं तो ही मीडिया कंप्लीटली हार्ड फॉर्म में होगा। इस तरह अगर आपने पूरा सॉलिड मीडिया बनाया हो, 1.5% न्यूट्रन एगर 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 न्यूट्रन ब्रॉथ में डाला हो, आपने ट्यूब के अंदर मीडियम बनाया है, उस ट्यूब को आप मीडिया बनने के बाद चाहे उल्टा कर दें, मीडिया ऊपर ही रहेगा, नीचे आधी ट्यूब आपको खाली नजर आएगी अगर आप ट्यूब उल्टा करते हैं। लेकिन जब आप सेमी सॉलिड मीडिया बनाते हैं जिसमें एगर एगर की कंसंट्रेशन लेस देन 1% होती है, लेस देन 1% एगर एगर अगर आप न्यूट्रन में डाल दें, मीडियम में डाल दें, तो उस केस में वो सेमी सॉलिड बनेगा। तो इस केस में अगर आप ट्यूब को उल्टा करेंगे तो मीडिया जो है वो जेली लाइक है, तो वो ऊपर बॉटम छोड़ के नीचे की तरफ मूव करेगा जहाँ पे ग्रेविटी का जोर ज्यादा है। तो सेमी सॉलिड मीडिया इसलिए कि वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई नहीं हुआ। इसी सेमी सॉलिड मीडियम को या डीप एगर को या स्टैब को, इसको हम स्टैब बोलते हैं, आपको याद होगा, हम मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। करना क्या होता है कि आपने न्यूट्रन मीडियम को यूज करके स्टैब बनाना है और उसके बाद उसमें इनोकुलेशन देनी है। इनोकुलेशन के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको स्टैबिंग बोलते हैं। आपने स्टैब के अंदर या डीप एगर के अंदर आपने स्टैबिंग कर देनी है और इसके लिए आपने इनोकुलेटिंग नीडल इस्तेमाल करनी है। आपने इनोकुलेटिंग नीडल से कॉलोनी को टच करना है, इनोकुलेटिंग नीडल को स्टिराइल करना है, कॉलोनी उठानी है और सीधा डीप एगर के अंदर चले जाना है और उसी डायरेक्शन में ट्यूब खोल के जाना, जाहिर है उसी डायरेक्शन में आपने उससे बाहर निकल आना है, उसी डायरेक्शन में आपने डीप एगर से बाहर निकल आना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया कि सीधा अंदर लेके गए हैं नीडल और उसी डायरेक्शन में बाहर निकाल दिया, आपने कोई एंगल मेंटेन नहीं किया। इसी तरह आपने नीडल से कॉलोनी उठाई है और उस नीडल जिसके ऊपर कॉलोनी थी सीधा एगर के अंदर लेके गए हैं और उसी डायरेक्शन में इसको डीप एगर में से बाहर निकाल लिया। अब जहां जहां पे वो नीडल गई है वहां वहां पे सेल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद आपने ट्यूब बंद कर दी, उसको इंक्यूबेट कर देना 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद आपने देखना है कि ग्रोथ किस तरह से आई है, ऑब्जर्वेशन करनी है। अगर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर ही है, जहाँ पे आपने स्टैब लाइन लगाई थी वहीं पे ग्रोथ है, इर्द गिर्द नहीं फैली, तो इसका मतलब है कि ये नॉन मोटाइल था। अगर मोटाइल होता तो जहाँ पे वो ग्रो कर गया है उसको छोड़ के हम सायों की तरफ भी जाता, इर्द गिर्द न्यूट्रिशन लेने के लिए भी जाता, क्योंकि खुराक तो सबको पसंद है, तो हर तरफ न्यूट्रिशन है, वो एक ही जगह पे क्यों रहा। अगर एक जगह पे न्यूट्रिशन उसने यूटिलाइज कर ली थी तो उसको छोड़ के बाकी जगह पे मूव करता, लेकिन उसमें ये एबिलिटी नहीं है, वो चल ही नहीं सकता, उसके पास ऐसी स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो मूव कर सके। तो अगर आपको स्टैब लाइन के बिल्कुल ऊपर ग्रोथ नजर आए तो इसका मतलब है कि नॉन मोटाइल है। लेकिन अगर ग्रोथ पैटर्न ऐसा हो कि स्टैब लाइन के इर्द गिर्द आपको फैली फैली ग्रोथ नजर आए, स्प्रेडिंग ग्रोथ नजर आए, इरेगुलर सी ग्रोथ हो, स्टैब लाइन के इर्द गिर्द फैली हुई हो, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटाइल है और खुराक की तलाश में उसने ना सिर्फ अपनी जगह की खुराक यूज की है बल्कि मीडिया अपनी जगह को छोड़ के बाकी जगह पे भी रिस्क की तलाश में निकल पड़ा है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो मोटाइल है, उसने अपनी जगह को छोड़ के बाकी जगह पे ग्रोथ लगाई। जबकि नॉन मोटाइल के केस में क्या था, जहां पे हमने नीडल से उसको डाल दिया उसने सिर्फ वहीं पे ग्रो करने की जहमत की, इर्द गिर्द मूव नहीं किया। लेकिन जो मोटाइल थे वो ना सिर्फ स्टैब लाइन पे ग्रो किए बल्कि उसको छोड़ के जहाँ पे हमने नीडल नहीं डाली थी वहां पे भी उनकी ग्रोथ नजर आएगी।
तो स्टैब लाइन के अलावा भी अगर ग्रोथ नजर आए तो ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटाइल हैं। तो स्टैबिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम मोटिलिटी को टेस्ट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नहीं, और मोटाइल होने का मतलब ये है कि उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। कौन सा है ये हम नहीं बता सकते इस टेस्ट में, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला जो है वो बता सकते हैं। तो ये दूसरी टेक्निक थी जो मोटिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ड्रॉप को हमने हैंग कर देना है, फांसी दे देनी है उस टाइम। बचपन में आपने कभी किया होगा, या शायद अभी भी कुछ बच्चों का, तो बचपन ही है आपका वैसे, बचपन में हम खेलते होते थे कि अगर आपने किसी परिंदे को पकड़ना है, बर्ड्स को खास तौर पे, और चिड़ियाँ होती थी रंग बिरंगी, गाँव में तो बहुत होती हैं, तो बचपन में सारे बहन भाई तो स्कूल चले जाते थे, घर में अकेले, तो एक बास्केट होती है, टोकरी कहते हैं उसको, कनकेव शेप की होती है, डूम शेप होती है, सेंटर से राइस होती है और उसकी साइड किनारे जो होते हैं उसमें डीप होती है अंदर से। बास्केट जैसे फलों वाली टोकरियां भी मिलती है उसी तरह की टोकरी, तो उसके साथ धागा बांध के दूर बैठ जाते थे और उस टोकरी को इस तरह से खड़ा करते थे स्टिक लगा के कि अगर हम धागा खींच लें तो वो स्टिक उसमें से ऑफ हो जाती थी और वो बास्केट नीचे बिल्कुल जमीन के साथ लग जाती थी। तो बास्केट को जमीन से ऊपर थोड़ा सा करके स्टिक की हेल्प से खड़ा कर देते थे और बास्केट के साथ धागा बांध के दूर बैठ जाते थे, और बास्केट के नीचे क्या होता था, थोड़े से दाने डाल देते थे। जो चिड़िया हैं वो क्या करती थी, पैरों के वो दाना चुगने आती थी तो वो बास्केट के नीचे चली जाती थी, क्योंकि दाना बास्केट के नीचे पड़ा था और दूर बैठे जैसे ही पता चल जाता है कि चिड़िया बास्केट के नीचे आ गई है तो वो थ्रेड खींच लेते हैं, तो बास्केट के नीचे से जो स्टिक है वो ऑफ हो जाती थी, चिड़िया अंदर थी, दाना भी अंदर ही था और बास्केट जो था जमीन के साथ लग जाती थी। अब ये ट्रैप करने का एक तरीका था बर्ड्स को। तो बर्ड्स कहाँ पे हैं, वो डूम शेप जो थी, वो जो बास्केट थी उसके अंदर ट्रैप हो गया। इस केस में भी हम हैंगिंग ड्रॉप में कुछ ऐसी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसको हम, बिल्कुल किया होगा चूबा, बिल्कुल किया होगा। तो कभी कोई स्पैरो पकड़ी भी गई थी, वैसे बाद में उसको उड़ा देते थे, उसको रखते नहीं थे, सिर्फ ये काम करने का शौक आता था, बाद में उसको उड़ा देते थे। तो आपको मैंने एक स्लाइड बताई थी खास तरह की जिसको बोलते थे कैविटी स्लाइड। तो कैविटी स्लाइड भी जस्ट लाइक बास्केट होती है, क्योंकि कैविटी स्लाइड एक साइड से बिल्कुल प्लेन होती है जबकि दूसरी साइड से उसके सेंटर में डिप्रेशन होता है, कैविटी होती है। तो एक साइड से वो सेंटर में थोड़ा सा डीप होती है जबकि दूसरी साइड से बिल्कुल प्लेन होती है, कैविटी स्लाइड। जो पहला प्रैक्टिकल था उसमें मैंने आपको पिक्चर भी दी हुई है इसको, और अभी वाले उसमें भी पिक्चर दी हुई है। तो हमने कैविटी स्लाइड यूज करनी है। और दूसरी चीज, जी बिल्कुल, गांव में करते हैं, वेरी गुड। तो दूसरी जो चीज हमने इस्तेमाल करनी है वो है कवर स्लिप। कवर स्लिप, कवर स्लिप और स्लाइड दोनों का नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। तो ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है कि जो हमारे पास सेल सस्पेंशन या ब्रॉथ कल्चर, बनाना हमने सेल सस्पेंशन ही है और होना हमारे पास ब्रॉथ कल्चर ही चाहिए, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ग्रोथ होनी चाहिए। वो आपने इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से कवर स्लिप के सेंटर में प्लेस कर देनी है, जैसे आपने जमीन पर दाने रखने हैं, ठीक है। तो कवर स्लिप के सेंटर में आपने ड्रॉप एक लूपफुल, आपने अपना ब्रॉथ कल्चर या सेल सस्पेंशन प्लेस कर देना। उसके बाद आपने कैविटी स्लाइड की जो कैविटी है उस वाली साइड से उस कैविटी की तमाम पेरिफेरी के ऊपर वैसलीन लगा देनी है, या कोई भी स्टिकी मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज जो चिपकने वाली हो। और जो लैब में यूज करते हैं वो वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली जिसको कहते हैं, जो हाथों को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपने लगा देनी है स्टिक की हेल्प से उसकी तमाम अराउंड पेरिफेरी के ऊपर। फिर आपने कैविटी स्लाइड को उठा के कवर स्लिप के ऊपर प्लेस कर देना है, इस तरह से कि कैविटी जो है उसकी जो कनकेव साइड है वो ड्रॉप के बिल्कुल ऊपर हो, बिल्कुल ऐसे जैसे चिड़िया टोकरी के नीचे हो। तो आपने कैविटी स्लाइड को उठा के कवर स्लिप के ऊपर प्लेस करना है, और कवर स्लिप के सेंटर में क्या है, आपका ड्रॉप। वो आपका ड्रॉप जो है वो कैविटी स्लाइड की कैविटी के सेंटर में होना चाहिए। थोड़ा सा उसको प्रेस कर देना है। अब कैविटी स्लाइड ऊपर है, कवर स्लिप नीचे है, और कवर स्लिप के सेंटर में क्या है, आपका ड्रॉप, आपका कल्चर का ड्रॉप जो कि आपकी कैविटी स्लाइड से बिल्कुल कवर हो चुका है। ठीक है, अभी तक ड्रॉप ने हैंग नहीं किया, अभी तक हमने उसको कुर्सी पे बैठाया हुआ, कवर स्लिप पे बैठाया हुआ। अब कैविटी स्लाइड कवर स्लिप के साथ स्टिक हो चुकी है।
अब हमने कैविटी स्लाइड को पकड़ना है और उसको सीधा कर देना है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको 360 के एंगल पे घुमा देना है, उसकी नीचे वाली साइड को ऊपर कर देना। जब उसको उठा के नीचे वाली साइड ऊपर करेंगे तो कवर स्लिप ऊपर हो जाएगी और कैविटी स्लाइड नीचे हो जाएगी। और कवर स्लिप के ऊपर लगा हुआ था ड्रॉप, ड्रॉप नीचे छलांग नहीं लगाएगा क्योंकि वो जो सरफेस टेंशन है उससे स्टिक हो चुका है कवर स्लिप के साथ, और उसके नीचे कोई चीज़ नहीं है कि वो फैल जाए, उसके नीचे कैविटी है, उसके नीचे कवर स्लिप की स्लाइड की कैविटी है। तो अब ड्रॉप जो है वो कैविटी में हैंग कर जाएगा क्योंकि हमने ड्रॉप को उल्टा कर दिया, कवर स्लिप ऊपर आ गई है, कवर स्लिप के ऊपर ड्रॉप था कैविटी के अंदर, और ड्रॉप के बिल्कुल नीचे जो है वो एरिया खाली है क्योंकि वहाँ पे कैविटी है। तो ड्रॉप जो है वो उस छोटी सी माइक्रो एनवायरनमेंट जो कैविटी है उसके अंदर हैंग करना शुरू कर देगा। अब कवर स्लिप ऊपर आ गई है और कैविटी स्लाइड नीचे चली गई है और कैविटी के अंदर क्या है, ड्रॉप हैंग कर रहा है, इसलिए इस टेक्निक को हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं। अभी आपने स्लाइड प्रिपेयर कर ली, अब आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे, 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे आपने इसको ऑब्जर्व करना है। डेफिनेटली आप सीडरवुड ऑयल भी इसके ऊपर लगाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको बैक्टीरिया अगर मोटाइल हुए तो वो डांस करते हुए नजर आते हैं, और मेरे पास अगर पुरानी वीडियो पड़ी हुई तो मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी। बड़ी खूबसूरत इनकी मूवमेंट होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट, एक खास डायरेक्शन में ये भागे दौड़े डांस करते जा रहे होते हैं। जबकि जो नॉन मोटाइल होते हैं उसमें आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आती। अलबत्ता आपने जो मूवमेंट देखनी है वो डायरेक्शनल मूवमेंट देखनी है, डायरेक्शनल मूवमेंट। अदरवाइज किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स वैसे भी मूव करते हैं, वो पार्टिकल्स चाहे डस्ट पार्टिकल्स हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जिसको आप ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये नेचर के अंदर होती है ब्राउनियन मूवमेंट। आप जब कमरे में बैठे हो, रोशनदान, ये खिड़की पुराने घरों में होती थी, आजकल मेरा ख्याल है रोशनदान होते हैं, तो आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स, रोशनी अंदर आ रही है तो इसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारी इन्वायरमेंट स्टेराइल नहीं है, इसमें पार्टिकल्स हैं। तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही होती है, वो ब्राउनियन मूवमेंट होती है। आपने अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मोटिलिटी को ब्राउनियन मूवमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। आपने डायरेक्शनल मूवमेंट, जो एक्चुअल हमारी ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्शनल मूवमेंट देखनी है कि बैक्टीरिया डांस कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, उनमें एक इर्ताश होगा लेकिन वो किसी डायरेक्शन की तरफ भी जा रहे होंगे। अगर आपने एक जगह पे देखा है लेफ्ट साइड पे बैक्टीरिया, तो फ्यू सेकंड में वो मूव करता हुआ राइट साइड पे चला जाएगा और हो सकता है कि आपकी फील्ड में से निकल जाए। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये हमारी इंडिकेटर होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोटाइल हैं, उनके पास फ्लैजेला है। ये मैं लिख रही हूँ कि आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, आपने डायरेक्शनल मूवमेंट ऑब्जर्व करनी है। तो ये इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि मूव कर रहे हैं इसलिए उनके पास फ्लैजेला है। तो इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम फ्लैजेला की प्रेजेंस या एब्सेंस को देख सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में मोटिलिटी टेस्टिंग है। और अब फ्लैजेला है कौन सा है, उसके लिए हमें फ्लैजेलर स्टेन करना पड़ती है, जो कि स्पेशल स्टेनिंग की टेक्निक है। जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं, फ्लैजेला और उसकी रेलिवेंट एक्टिविटी यानी कि मोटिलिटी की रेफरेंस से। फ्लैजेलर स्टेनिंग, क्रैबिंग और हैंगिंग ड्रॉप मेथड। फ्लैजेलर स्टेनिंग हमें डायरेक्टली फ्लैजेला को ऑब्जर्व करने में हेल्प आउट करती है, जबकि जो मोटिलिटी टेस्टिंग के मेथड्स हैं उनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं, इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है या नहीं, यानी कि हम मोटिलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी उन बच्चों को जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि स्टूडेंट का नंबर जो है वो 60 तक पहुंचा है, और आप जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है वो मज़ीद जो है बच्चों को कहें, इन्फॉर्मेशन ऐसे फैलाएं जैसे आजकल हमारी कौम कोरोना फैला रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो अगर उनके पास इंटरनेट है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, मेरी तरफ से ये मैसेज कन्वे करें कि प्लीज़ प्लीज़ वो क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर लें। तो सिर्फ पढ़ने में और रिकॉर्डिंग सुनने के अलावा जो आप लेक्चर सुनते हैं उससे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा समझ आती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, वरना आपको सिखाने का भी मज़ा आता है और आपको सीखने का भी मज़ा आता है। कि बच्चों, तो अगेन उन बच्चों के लिए शाबाश है
जो पहले से पढ़े उनके लिए तो एक्सीलेंट, वेरी गुड है। जिन्होंने आज ज्वाइन किए उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनके लिए भी एक्सीलेंट है। तो होपफुली उनको मज़ा आया होगा। तो अभी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो हमने वो फ्लैजेलर स्टेनिंग की, हमने स्मेयर बनाया, उसके बाद आपने कहा कि स्लाइड को डीवैक्स करना है। तो डीवैक्स करने का क्या मतलब था, ये मुझे नहीं समझ आया, किस तरह डीवैक्स करना है? ओके, जब माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड जो कमर्शियली हम परचेज करते हैं ना, उनके ऊपर हल्की सी वैक्स की कोटिंग होती है, हल्का सा लिपिड मटेरियल लगा होता है। वो जानबूझ के लगाए जाते हैं ताकि स्क्रैच ना आए। ओके, स्लाइड्स के ऊपर स्क्रैचेस ना आए। पेपर भी पड़े होते हैं, एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में एक वाइट पेपर भी पड़ा होता है, ताकि स्लाइड्स के ऊपर, क्योंकि ग्लास की होती हैं, तो स्क्रैचेस ना आए। क्योंकि ग्लास के ऊपर अगर स्क्रैच पड़ गए तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें बड़ी हिंड्रेंस होती है। वो एक क्या करते हैं, मैस सा क्रिएट हो जाता है स्क्रैचेस की वजह से, क्योंकि लाइनें भी तो नजर आएंगी ना उसमें बड़ी होके, तो हम सही ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्स की कोटिंग होती है। लेकिन जहां भी वैक्स हो वहां पानी फैल नहीं सकता। जैसे मैंने बताया था कि जमीन के ऊपर तेल लगा दें हाथ से, बाद में पानी डालें तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। ऑयल गिर जाए तब भी ऐसा ही होता है। ऑयल को हम पानी से धो नहीं सकते, उसके लिए कोई और ट्रीटमेंट करना पड़ती है, डिटर्जेंट भी साथ में लगाना पड़ता है। तो डिटर्जेंट अब उसको ऑफ कर देता है। तो वैक्स को हम स्लाइड के ऊपर ऑफ नहीं कर सकते, या अगर हम उसके ऊपर ब्रॉथ रखें या फिर सेल सस्पेंशन रखें, वो उसके ऊपर फैल नहीं सकता। वो वैसे ही नीचे ड्रेन होकर चला जाएगा, फैलेगा नहीं, स्लाइड के साथ नहीं लगेगा। और स्लाइड के साथ ना लगने का मतलब ये है कि वहां पे कोई सेल्स नहीं रहेंगे, वो जो ड्रॉप हमने डाला था वैसे नीचे गिर जाएगा। स्लाइड के ऊपर सेल्स नहीं होंगे तो स्मीयर भी नहीं बनेगा, क्योंकि स्मीयर यही है कि आपने बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर लगाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्लाइड के ऊपर लगाना है। क्योंकि जो नॉर्मल स्लाइम है वो भी पानी में बनाया जाता है, जो ब्रॉथ है वो भी हम डिस्टल वाटर में बनाते हैं, और स्लाइड के ऊपर वैक्स है। जब तक स्लाइड के ऊपर वैक्स है हमारा स्मीयर नहीं बन सकता। तो हमें वैक्स को वहां से ऑफ करना है। तो वैक्स को ऑफ बड़ी आसानी से किया जा सकता है माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के केस में, उस टाइप की वैक्स को जिसके ऊपर कोट की हुई, हीट करके, जैसे मोमबत्ती आग जलाने से पिघल के नीचे गिर जाती है, इसी तरह वो मेल्ट होके जब हम स्लाइड को बर्नर के ऊपर या फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो अगर अगले वाले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ऑन होगी ना, और आपको इनमें से टेक्निक्स में से कोई भी चीज़ पूछनी हुई, तो आप मेरे मेरे पास डिपार्टमेंट में आ सकते हो। तो स्लाइड को जब हम फ्लेम के ऊपर करते हैं तो एक हल्की सी लेयर आपको ऑफ कर होती हुई नजर आती है। इसका मतलब है कि हीट जो है वो वैक्स को मेल्ट करके स्लाइड से ऑफ करके उसके किनारे एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे ले जाती है। तो स्लाइड के सेंटर में, उसके इर्द गिर्द मैक्सिमम पोर्शन के ऊपर जो एरिया होता है वहां से वैक्स ऑफ हो जाती है, क्योंकि वैक्स ऑफ होती 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 बिल्कुल कॉर्नर्स पे चली जाती है, और कॉर्नर्स पे हमने स्मीयर बनाना ही होता है। तो हम स्लाइड को डीवैक्स करते हैं हीट के ऊपर। तमाम स्मीयर्स जो आपने बनाए हैं, तमाम स्टेनिंग टेक्निक्स में पहला स्टेप जो है वो स्मीयर बनाने के लिए वो स्लाइड को डीवैक्स करना ही है। तो डीवैक्स करने के लिए हम या तो फिजिकल मेथड यूज करते हैं, यानी स्लाइड को बर्नर के ऊपर रख देते हैं, बर्नर के ऊपर से वंस पास कर लेते हैं तो वो डीवैक्स हो जाती है, यानी कि वैक्स स्लाइड के ऊपर से ऑफ हो जाती है, चली जाती है मेल्ट होके। ये हम यूज करते हैं फिजिकल मेथड। इसके अलावा अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो केमिकल मेथड्स भी होते हैं। केमिकल मेथड्स, जैसे मैंने कहा कि डिटर्जेंट से हम ऑयल को साफ कर सकते हैं, इसका मतलब है कि केमिकल्स लिपिड्स को डिसॉल्व करते हैं कुछ, जैसे डिटर्जेंट्स हैं एसटीएस, सोडियम ब्रोडिसाइड सल्फेट है, एथेनॉल है, ये लिपिड्स को डिसॉल्व कर लेते हैं। और एथेनॉल लिपिड्स को डिसॉल्व करता है, ये तो हमने ग्राम स्टेनिंग में भी पढ़ा था। तो एथेनॉल लिपिड्स को डिसॉल्व करता है। अगर आप स्लाइड को उठा के एथेनॉल में प्लेस कर दें, 70% एथेनॉल में भी, तो लिपिड्स स्लाइड के ऊपर से ऑफ होके एथेनॉल में चले जाएंगे, क्योंकि वो डिसॉल्व करता है। तो केमिकल मेथड्स भी हैं डीवैक्स करने के, और फिजिकल मेथड भी हैं। क्योंकि केमिकल मेथड्स में हमें केमिकल अरेंज करना, फिर वो एवेपोरेट भी होता है, वो थोड़ा सा हमें एक एक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ जाती है। तो बेहतर होता है कि हमने बर्नर जलाया होता है और हम उसी के ऊपर से स्लाइड को डीवैक्स कर लेते हैं। तो ये मतलब है स्लाइड को डीवैक्स करने का। जी, मेरा ख्याल है कि बुक टावर का क्वेश्चन हो गया। अभी कुछ और बचे हुए क्वेश्चन। जी, बुक टावर समझ आ गई आपको? जी मैम आ गई है। मैम जो स्टेन हम यूज़ करते हैं, ये स्टेन के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये लिप्सन स्टेन, बेसिक, फर्स्ट स्किन, NaCl और टैनिक एसिड।
ओके, लीवसन स्टेन एक पूरा स्टेन का नाम है, आगे उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे मेरा नाम सबा सना है, आगे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो इस तरह से लीवसन स्टेन एक पूरा स्टेन है। आगे वो किन चीजों से मिलके बना है, वो 3 चीजें हैं उसमें। एक तो बेसिक क्वेश्चन है, दूसरा सोडियम क्लोराइड है, और तीसरा एथेनॉल है। तीसरा जो है उसमें एथेनॉल, वो सॉरी, हाँ बिल्कुल, एथेनॉल के अंदर स्टेन है, और सोडियम क्लोराइड है, और टैनिक एसिड है। टैनिक एसिड मॉर्डेंट के तौर पे काम करता है। मॉर्डेंट बजाय इसके कि हम अलहदा से डालते, हमने स्टेन के अंदर ही मिक्स कर दिया, ताकि मॉर्डेंट भी जाए और स्टेन भी जाए। जैसे हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग में किया था, स्पोर स्टेनिंग में दिया था कि प्राइमरी स्टेन डाला, साथ में स्टीम भी दी। स्टीम क्या थी, मॉर्डेंट थी। इसमें हमने केमिकल मॉर्डेंट यूज किया, उधर स्टीम ही फिजिकल मॉर्डेंट था। कि मॉर्डेंट भी साथ है, स्टेन भी साथ है, दोनों चीजें साथ ही डाल दी हैं कि जाना तो एक तरफ ही है। तो पहले मॉर्डेंट ने काम करना है, फिर स्टेन ने जाके जुड़ना है। तो इस वजह से मॉर्डेंट और स्टेन इकट्ठी कर दी हैं। स्टेन बेसिक क्वेश्चन, और मॉर्डेंट टैनिक एसिड, और स्टेन को टैनिक एसिड के ऊपर प्रेसिपिटेट करवाने में सोडियम क्लोराइड रोल प्ले करते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स मिक्स करके हमने एक और स्टेन बना ली है, जिसको हमने फ्लैजेला को देखने के लिए इस्तेमाल करना है, और उसको लीप्सन स्टेन, जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था, चेंजेस करके इसमें उसके नाम से रखते हैं, लीप्सन स्टेन, LEIFSON, लीप्सन, ठीक है, यानी पत्ते का बेटा। लीप्सन स्टेन रख दिया। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक बेसिक स्टेन है रेड कलर का, सोडियम क्लोराइड है, और टैनिक एसिड है। इसमें मॉडर्न फर्स्ट स्टेन इकट्ठा ही करती है, और इसको एक नया नाम दे दिया, लीप्सन स्टेन। तो लीप्सन स्टेन एक पूरा नाम है, बाकी उसके कंपोनेंट्स हैं। जी ठीक हो गया मुक्तावा, पढ़ा यस हमने मैम। ये। ओके, महक अरूज, मेरा ख्याल है कि महक ने आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया। महक वेलकम। और आपने प्रैक्टिकल में स्लाइड्स नहीं होती, और वैसे भी मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाती, हम लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे और फिर प्रैक्टिकल पे फॉर्म करते थे। अब जो है वो कंप्लीट लेक्चर्स वर्ड टू वर्ड स्लाइड से भी ज़्यादा बेहतर फॉर्म है। एक तो आपका जो CTS सिस्टम है उसके ऊपर लोड कर दिए। आपका जो लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन, जहाँ से आप अपनी अटेंडेंस चेक करते थे, जहाँ पे आपने अभी एग्जाम दिया है मॉक, और जहाँ से आपने एग्जाम देने, वहाँ पे आप किस सीक्वेंस में अपना सब्जेक्ट ओपन करके, फिर सेमेस्टर कौन से, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल है या थ्योरी, इस तरह से ओपन करेंगे। तो तमाम लेक्चर्स शुरू से अभी तक हमने जो पढ़े हैं, वो तमाम के तमाम कंप्लीट फॉर्म में आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके या ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, उनसे भी ज़्यादा बेहतर फॉर्म है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंटेंस लिखा होता है, और उसमें पिक्चर्स भी हैं। और उन्हीं लेक्चर्स में अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने वीडियो लिंक्स दिए होते हैं, जो माइनर सी मॉडिफिकेशंस के साथ वही प्रोटोकॉल होता है जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस मैनुअल को हम फॉलो करें उसी के मुताबिक। तो उसमें आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो जो लिंक मैंने दिया है यूट्यूब का, वो यूट्यूब की उसमें पुट करेंगे तो वो वीडियो आपके से ओपन हो जाएगी। आपने और उस प्रोसीजर को आप उस वीडियो की फॉर्म में भी देख सकते हैं, और करना कैसे है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारा राइट अप की फॉर्म में मैंने वो जो नोट्स अपलोड किए वहाँ पे डाला हुआ है। तो आपने अपने CTS सिस्टम से ये सारा कुछ देखना है। महक अरूज, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो अपने क्लास वाले से पूछ लें, जो ये एक्टिविटी करते रहे हैं अभी तक। ठीक है जी। अनिला मकबूल, ओके मैम, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में फिर से बता दें। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट किसी भी मीडियम में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके पार्टिकल्स होंगे, या बैक्टीरिया जो हमने डाले वो भी पार्टिकल्स हैं एक तरह के। तो नेचर के अंदर कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं होते। ठीक है, ये साइंस का एक है रूल। वो स्टैटिक नहीं होते, वो हल्की से उनके अंदर वाइब्रेशन होती रहती है। वो जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन तरह की जो मूवमेंट है, वो उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये साइंटिस्ट था जिसने ये फिनोमिना सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, नेचर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जिस भी मीडियम में हैं, चाहे वो एयर है चाहे वो लिक्विड है, तो उसके अंदर उनकी जो मूवमेंट होती है वाइब्रेशंस की फॉर्म में, कि खुद ही हिलते रहती है अपनी बॉडी। जैसे मोबाइल फोन जो है वाइब्रेशन पे लगाया है, किसी का मैसेज आया या कॉल है तो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उठ के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता, बल्कि उसी जगह पे पड़ा पड़ा हिलना शुरू कर देता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता लेकिन हिलता रहता है। इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो जब हम मोटिलिटी टेस्टिंग करते हैं, तो बैक्टीरिया हमने सस्पेंशन में या ब्रॉथ में डाले हैं, वो ब्राउनियन मूवमेंट तो होगी, लेकिन हमने साथ में ये देखना है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को मूव कर रहे हों।
तो हमने ब्राउनियन मूवमेंट के साथ मोटिलिटी की वजह से जो मूवमेंट है उसको कंफ्यूज नहीं करना। रैंडम मूवमेंट होती है, बिल्कुल इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। जमीला वेरी गुड। ब्राउनियन मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होती है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। जैसे डांस सारे बच्चों को नहीं आता, कुछ बच्चे बाकायदा डांस कर रहे होते हैं जब खासतौर पर एनुअल डिनर होता है, एंड पे जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं बच्चे, तो ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा देते हैं। कुछ लड़के तो स्टेज पे चढ़ के बाकायदा से ही डांस कर रहे होते हैं, कुछ वैसे ही लगे होते हैं रैंडमली। तो वो जो रैंडम मूवमेंट होती है वो ब्राउनियन मूवमेंट होती है। लेकिन इसमें आपने डायरेक्शनल मूवमेंट देनी कि बैक्टीरिया बाकायदा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और फ्लैजेला के रेफरेंस से आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि फ्लैजेला किस फॉर्म में मूव करते हैं। दो तरह का पैटर्न होता है, रन और टंबल। टंबल, रन और टंबल, ये दो तरह, सॉरी टंबल की स्पेलिंग दोबारा से लिख देती हूँ, टंबल। ये फ्लैजेला जब एक ही डायरेक्शन में बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं तो उसको रन कहते हैं, वो दौड़ रहे होते हैं। जब उन्होंने डायरेक्शन चेंज करनी हो तो वो टंबल लेते हैं, एकदम स्टैटिक हो जाते हैं और फिर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आप भागते जाए, सामने दीवार आ जाए, तो आप एकदम स्टॉप करेंगे और फिर देखेंगे आपने राइट को जाना है, ये लेफ्ट को जाना है, और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके वहां से भागेंगे। तो बैक्टीरिया जो एक ही डायरेक्शन को मूव करता है, रन, बेसिकली आपने रन देखना है। बैक्टीरिया ने जब डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो टंबल करता है, कि एक ही दफा स्टैटिक होते हैं अपनी जगह पे और फिर डायरेक्शन चेंज करके मूव करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टंबल नहीं होते, ज्यादा रन देखने हैं आपने, क्योंकि लिक्विड मूवमेंट है। तो बेसिकली आपने रन यानी कि एक पर्टिकुलर साइड पे डायरेक्शनल मूवमेंट जो उसको ऑब्जर्व करना है, रैंडम मूवमेंट नहीं देखनी। जी मेरा ख्याल है कि समझ आ गया है। अभी और भी क्वेश्चन है, मैं पढ़ती जाती हूँ, आपको आंसर करती जाती हूँ। फ्रेजाइल एंड फ्लैजिलिन रिपीट करते हैं। ओके, रिमशा इफ्तिखार, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। फ्लैजेला का आपने पढ़ा होगा कि फ्लैजेला जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और देन उसकी हेयर लाइक या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजेला की तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि दो ऐसे पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो कि उसको एंकर करके रखता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, बेसिकली रिंग्स होती हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम्स नेगेटिव में बोर्डिंग्स जो हैं वो चेंज होती हैं। मतलब कि जब हमने तस्वीर दीवार के ऊपर लगानी हो तो क्या करते हैं, कील लगाते हैं, ठीक है, कील डिफरेंट फॉर्म्स में आजकल अवेलेबल है, कील ही लगाते हैं ना। तो वो जो कील क्या है, बेसिकली वो हमारी तस्वीर को दीवार में एंकर करने का काम देगा, सपोर्ट देगा। तो एक स्ट्रक्चर फ्लैजेला का वो है जो कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगा होता है, एंकर किया होता है। दूसरा हुक होती है, हुक, ठीक है, जिस तरह हमने पर्दा लगाना हो तो पहले उसका रॉड लगाते हैं, फिर उसके सॉरी पहले वो दो पॉइंट्स लगाते हैं, फिर उसके ऊपर रॉड प्लेस करते हैं। रॉड हुक होता है जो हमारे पर्दे को सपोर्ट करेगा और दीवार के साथ जो हमने दो पॉइंट्स लगाए थे उनके साथ ज्वाइन करेगा। तो एक तो उसकी एंकर करने वाली स्ट्रक्चर्स होती है, रिंग्स होती है, दूसरा हुक होती है, और जो वो हमें नजर नहीं आती, ना हुक नजर आती है ना रॉड्स नजर आती है, क्योंकि वो सेल के अंदर एंकर होती है। हमें जो चीज बाहर नजर आती है वो एक रॉड होता है, एक थिन हेयर लाइक अपेंडेज होती है या अपेंडेजेस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एक प्रोटीन से बनी होती हैं, और उस प्रोटीन को फ्लैजेला की वजह से ही नाम दे दिया गया फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिलिन तो प्रोटीन है जिससे फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जिसकी वजह से मूवमेंट है वो है फ्लैजिलिन प्रोटीन है जिससे फ्लैजेला बना होता है। लेकिन ये फ्लैजेला फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, जल्दी से टूटने वाला हो, वीक हो, कमजोर हो, फ्रेजाइल। तो ये जो चूंकि सिंगल प्रोटीन है इसमें, तो जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वैसे भी फ्रेजाइल होती हैं, हीट सेंसिटिव होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर हम हीट देंगे या ड्राइनेस देंगे या इसको किसी केमिकल से ट्रीट कर देंगे तो ये डीनेचर हो जाती है। तो फ्लैजेला एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, मतलब एक वीक स्ट्रक्चर है। इसको हम फ्लैजेला को अगर हमने देखना हो तो बहुत ज़्यादा विगरसली हमने कोई भी स्टेप नहीं करना, हमने ब्रॉथ को बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना, क्योंकि फ्रेजाइल है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल एक टर्म है, एक प्रॉपर्टी है, एक एडजेक्टिव है जो मैंने फ्लैजेला के लिए इस्तेमाल किया है। फ्रेजाइल जो है वो कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ठीक है, ये आप किसी भी सेंस में किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लैजेला की है, फ्रेजाइल है। फ्लैजिलिन बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है, ये खास तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया रिमशा। इकरा हमीद, स्टैबिंग में स्टेनिंग कहाँ करते हैं? स्टैबिंग में स्टेनिंग नहीं करते। स्टेनिंग टेक्निक्स, इकरा हमीद, स्टेनिंग जो टेक्निक्स हैं वो अलहदा से हैं,
स्टैबिंग की जो टेक्निक है वो अलहदा से है। स्टैबिंग बेसिकली इनोकुलेशन की टेक्निक थी, तो स्टैबिंग के अंदर हम स्टेनिंग नहीं करते। फ्लैजेलर स्टेनिंग अलहदा से है, उसमें हमने स्मीयर बनाया, लीप्स एंड स्टेन डाला है, 15 मिनट के लिए रखा है, रिंस किया, मिथाइलिन ब्लू डाली है और फ्लैजेला को देख लिया। ठीक है। दूसरी जो टेक्निक्स है, जो हम मोटिलिटी देखने के लिए, फ्लैजेला को नहीं, फ्लैजेला की वजह से जो मोटिलिटी हो रही है उसके लिए करते हैं, वो स्टैबिंग और हैंगिंग ड्रॉप की। तो स्टैबिंग में हम क्या करते हैं, एगर के अंदर इनोकुलेशन दी, उसको इंक्यूबेट किया, अगले दिन आकर देखा ग्रोथ का पैटर्न क्या है, बस। इसमें स्टेनिंग नहीं करते। कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम कलर डाल देते हैं, तो कलर चेंज से भी पता चल जाता है, लेकिन इसमें स्टेनिंग नहीं करते। ठीक है। स्टैबिंग एक इनोकुलेशन की टेक्निक है, इसमें हमें मोटिलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टैबिंग में हम स्टेन नहीं करते। लाइन लगाते हैं स्ट्रेट, वो स्लाइड पे लगाते हैं नहीं, अभी मैंने बता दिया है कि वो जो हम लाइन लगाते हैं वो एगर के अंदर लगाते हैं। जैसे आप स्टार्टर कल्चर डालते हैं, आपने दूध को दही में बनाना हो तो दही कहाँ डालेंगे, दूध के अंदर डालेंगे, ताकि वो दही में जो बैक्टीरिया है वो दूध के अंदर जाके ग्रो करे और आपका वो दूध दही बन जाए। तो इसमें भी हमने नीडल की हेल्प से, नीडल के ऊपर बेसिकली बैक्टीरिया हैं जो हमने उठाए हैं, हमने उस बैक्टीरिया को एगर के अंदर डालना है। तो वो एगर के अंदर डालने के लिए हम उस नीडल को एगर के अंदर लेके जाते हैं। नीडल के अंदर जाने का मतलब बेसिकली बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, तो इसमें हम एगर के अंदर बैक्टीरिया लगाते हैं। स्टैबिंग की टेक्निक में कहीं भी स्लाइड इस्तेमाल नहीं होती। टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर मीडियम होता है, उसमें आप बैक्टीरिया लगाते हैं, लगाने का तरीका जो है वो स्टैबिंग है। ठीक है। उसके बाद आप इंक्यूबेट करते हैं, देन देखते हैं कि ग्रोथ का पैटर्न क्या है। ठीक हो गया, ब्राउनिंग मिनट इज रैंडम। जी इकरा हमीद, मेरा ख्याल है इकरा हमीद को भी आंसर मिल गया। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी तक चैट बॉक्स में मेरी नज़र से जितने क्वेश्चन गुजरे हैं मैंने उनका आंसर किया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात कहनी हो आपने, मैम चीज़ की समझ ना आई हो। जी बेटा। मैम जो लास्ट वाला लेक्चर था जिसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कैप्सुलर ट्रेनिंग की थी, हम्म। मैम जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग थी उसमें जो प्राइमरी स्टेन था वो मेलाकाइट ग्रीन मेलाकाइट था। ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन, या बाद लोग उसको मेलाचाइट भी पढ़ते हैं, तो मोस्टली जो मेलाकाइट पढ़ते हैं, मेलाकाइट ग्रीन था। मैम और सेकेंडरी स्ट्रेन काउंटर स्ट्रेन सेफ्रोनिन। सेफ्रॉनिन था बिल्कुल। इसमें जो स्पोर्स हैं और वो प्राइमरी स्टेन का कलर लेंगे, हाँ बस ग्रीन यही कलर के पूछना था, होंगे। स्पोर्ट्स प्राइमरी कलर लेंगे और जो बाकी का बिल्कुल। सेल है वो सेकेंडरी कलर वो लेगा। वो रेड कलर, सेल्स रेड कलर लेंगे, स्पोर्स ग्रीन कलर लेंगे। ठीक है। और मैम जो कैप्सूलर स्टेनिंग थी उसमें उलट था, जो कैप्सूल था वो सेकेंडरी स्टेन ले रहा था और बाकी सेल प्राइमरी स्टेन। बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी स्टेन हमने उसमें क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया था, और उसमें जो काउंटर स्टेन के चीज तौर पे जो चीज़ कर रही थी वो स्टेन नहीं था, वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था जो जस्ट यस मैम। कैप्सूल के साथ अडहियर हुआ था। तो चूंकि कॉपर सल्फेट डालने के बाद हमने बाकी कुछ नहीं डाला, पहले हमने स्मीयर के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला या एक्सपोज करवाया, तो सेल ने क्रिस्टल वायलेट ले लिया, लेकिन कैप्सूल मैंने बताया था नॉन आयनिक होता है और स्टेन्स आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट ने कैप्सूल को स्टेन नहीं किया। ठीक हो गया, सेल को स्टेन किया। अब कैप्सूल खाली पड़ा है, सेल स्टेन हो गया। इसके बाद हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है। कॉपर सल्फेट ने नॉन आयनिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो क्रिस्टल वायलेट के मॉलिक्यूल्स वैसे ही पड़े हुए थे अडहियर, क्योंकि नॉन आयनिक था तो बाइंड नहीं हुआ, वो रिमूव कर दिए और खुद उसकी जगह पे जाके अडहियर हो गया। लेकिन सेल के पास स्टेन था बाइंड किया हुआ, इसलिए कॉपर सल्फेट ने सेल में से स्टेन को वॉश नहीं किया। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया। अब जहाँ पे कॉपर सल्फेट पड़ा है वो चीज़ें हमें ब्लू नज़र आएंगी, और जहाँ पे क्रिस्टल वायलेट है वो चीज़ें हमें पर्पल नज़र आएंगी। अलबत्ता इसके बाद अगर हम वॉशिंग करते हैं तो कॉपर सल्फेट भी कैप्सूल में से निकल जाता है, लेकिन हमने तो वॉशिंग की नहीं क्योंकि जस्ट अडहियर है ना ये, क्योंकि कैप्सूल नॉन आयनिक स्ट्रक्चर है और कॉपर सल्फेट भी आयनिक सोल्यूशन नहीं है, तो अडहियरेंस हुई है, बाइंडिंग नहीं हुई। लेकिन मसला ये है कि हमने कॉपर सल्फेट डालने के बाद वॉश किया ही नहीं, तो इस वजह से सेल तो हमें क्रिस्टल वायलेट कलर के नजर आएंगे, वो तो कंफर्म है। क्रिस्टल वायलेट बेसिक स्टेन है, उसके ऊपर क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्रिस्टल वायलेट सेल के साथ बाइंड कर गया, लेकिन क्रिस्टल वायलेट कैप्सूल के साथ बाइंड नहीं कर सका क्योंकि नॉन आयनिक स्ट्रक्चर, नॉन आयनिक है। तो कॉपर सल्फेट ने उसको वहां से आसानी से ऑफ कर दिया, कि पहली क्लास में मैंने बताया था कि जो चीज़ अडहियर हो उसको वॉश करना ईजी होता है।
तो जब हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, तो जाहिर है कैप्सूल के ऊपर क्या चीज़ पड़ी होगी, कॉपर सल्फेट। तो इस वजह से कैप्सूल हमें कॉपर सल्फेट के कलर का नजर आएगा और जो सेल है वो क्रिस्टल वायलेट के कलर का नजर आएगा। तो कॉपर सल्फेट क्योंकि हमने एंड पे डाला था इसलिए वो सेकेंड सोल्यूशन का कलर ले रहे हैं और जो क्रिस्टल वायलेट है वो सेल उस कलर का नजर आएगा। तो प्राइमरी स्टेन सेल लेगा और जो काउंटर स्टेन कॉपर सल्फेट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं वो आपको कैप्सूल में नजर आएगा। तो कैप्सूल आपको लाइट ब्लू कलर का और जो सेल है वो आपको क्रिस्टल वायलेट के कलर का नजर आएगा। जी, इसमें आप सही समझे हो कि प्राइमरी स्टेन के कलर में सेल नजर आएगा। जी बुखार समझ आ गई? यस मैम आ गई है। मैम कैप्सूल में आपने कहा था कि हीट बिल्कुल नहीं यूज करेंगे वरना कैप्सूल ना डैमेज हो जाएगा। जी, हीट भी मैम वो इस्तेमाल नहीं आपने करनी और पानी भी इस्तेमाल नहीं करना। मैम जो आपने असाइनमेंट दी थी ना मैम उसमें मैंने पढ़ा था एक जगह पर उन्होंने लिखा था कि इसको जो है ना एज अ मॉडर्न स्टीम यूज करेंगे, तो वो गलत लिखा होगा ना? नहीं, बिल्कुल स्टीम यूज वो आपने इसी में पढ़ा था। मैम नो, वो जो आपने प्रैक्टिकल दिया था जिसमें बैसिलस एंथ्राइसिस के स्पोर्स के वो नहीं नहीं नहीं, कंफर्मेशन वो टेस्ट करा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। अब कैप्सूल भी फ्रेजाइल है, फ्लेजेला भी फ्रेजाइल है, इनमें स्टीम और पानी इस्तेमाल नहीं करना। स्पोर एक रेजिस्टेंट फॉर्म है, वो तो बड़ी ढीठ किस्म की स्ट्रक्चर है, उसमें हमने स्टीम हीट को मॉडर्न के तौर पे इस्तेमाल करना है। स्टीम करेंगे तो ही हमारा स्टेन उस मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर में से गुजर के स्पोर को स्टेन करेगा, अदरवाइज वो स्पोर के अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल इसके एडहियर होंगे, बाइंड होंगे। स्टीम की प्राइमरी स्टेन यानी मेलाकाइट ग्रीन की स्पोर के अंदर पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने स्टीम हीट देनी है, मॉडर्न के तौर पे काम करता है। वो स्पोर्स ट्रेनिंग में है जो कि एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको हीट से कुछ नहीं होता, स्पोर्स हीट रेजिस्टेंट होते हैं और ये हजारों साल तक ये सॉइल के अंदर पड़े होते हैं। इवन के जो आतिशफिशा पहाड़ होते हैं उनमें भी स्पोर्स पड़े जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हीट को रेजिस्ट करती हैं और इसमें कैल्शियम डीपी कोलिनिक एसिड होता है और भी प्रोटीन्स होती हैं। ये सारी मिलके हीट को, डेजिकेशन को, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को रेजिस्ट करती हैं। तो स्पोर तो एक बहुत रेजिस्टेंट फॉर्म है, जबकि ये बेचारे कैप्सूल और फ्लेजेला ये बड़ी फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको केयर के साथ करना है। बाकी उसमें हम स्टीम दे देते हैं और ड्राई हीट भी नहीं देनी, स्टीम ही देनी है जिसकी पेनिट्रेशन पावर भी ड्राई हीट से ज़्यादा है। तो वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में था, ठीक है, वो मॉडर्न के तौर पे काम करता है। एसिड फास्ट स्टेनिंग में और स्पोर्ट्स स्टेनिंग में जो स्टीम हीट है वो मॉर्डेंट के तौर पे काम करती है। और मॉर्डेंट ऐसी चीज़ है जो प्राइमरी स्टेन के एक्शन को इंक्रीज करती है, या तो उसकी पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर देती है, या उसकी बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर देती है, या उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा कर देती है। किसी भी तरह से वो प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को, सेल के साथ रिएक्शन को इंटेंसिफाई करती है। ठीक हो गया? तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में और स्पोर स्टेनिंग में स्टीम हीट मॉर्डेंट के तौर पे काम कर रही है। जी बच्चों, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। कोई और क्वेश्चन? जी बच्चों, किसी बच्चे ने कोई और क्वेश्चन पूछना हो? अफीफा ने क्लास ज्वाइन की हुई है? अफीफा यस मैम। जी, उस यस बच्ची मैम। की कैसी तबीयत है तैयबा की और उसकी फैमिली की? मैम उसकी मदर तो हॉस्पिटल में थी और वैसे वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। तो मेरी तरफ से पूछना उसकी अम्मी का, वो ठीक है? यस मैम ठीक है। ओके जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास वाइंड अप करते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको आपके जो यूवास के ईमेल आईडीज हैं उन पे सेंड कर दूँगी। ठीक हो गया? और लेक्चर जो है वो CTS पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह मैम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।